नरेंद्र मोदी कई मुद्दों पर विपक्ष के निशाने पर है। संसद में इस समय बजट सत्र चल रहा है और आज से संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा भी होगी, जिसमें बीजेपी और विपक्ष के सांसद भी बोलेंगे, अपनी बात रखेंगे। 18 घंटे की ये चर्चा होगी। लेकिन किस लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा जा रहा है कि उनको मोक्ष मिल गया, इस पर भी हम बात करेंगे। पर यहाँ चुनाव आयोग नए सिरे से विपक्ष के निशाने पर है। टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल और ममता बनर्जी के नेतृत्व में आज चुनाव आयोग से मिलने वाला है। क्या कुछ कहा जा रहा है, लेकिन एसआईआर के नाम पर जो कुछ हो रहा है 12 राज्यों में, वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं, जो शिकायतें आ रही हैं, वो बहुत हैरान करने वाली हैं। उन पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इधर महाराष्ट्र की राजनीति किस तरह से चल रही है, महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ हो रहा है, वो जानना भी बड़ा दिलचस्प है। क्योंकि अजित पवार की मृत्यु के तुरंत बाद सुनेत्रा पवार को शपथ तो दिला दी गई, लेकिन इसके शपथ दिलाने से ही बीजेपी का जो वहां की राजनीति पर नियंत्रण है वो अभी तक प्रभावी नहीं दिखाई पड़ रहा है। अभी एनसीपी के भीतर भी बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन आज जो महत्वपूर्ण खबर है कि तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव आयोग से, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात करने वाली हैं। क्या कुछ वहां इस मुलाकात में बातें सामने आती हैं, उस पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल, बिहार के बाद अगर एसआईआर सबसे ज्यादा चर्चित रहा है तो वो पश्चिम बंगाल में रहा है। किस तरीके से वहां लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाने की साजिश के आरोप लगे हैं, वहां पर मतदाता सूची में नाम कटवाने के आरोप लगे हैं और नाम जुड़वाने के भी आरोप लगे हैं। बहुत सारे इन तमाम मुद्दों पर ममता बनर्जी की मुलाकात बहुत मायने रखती है। तृणमूल कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है, उसमें लिखा है, बताया गया है कि क्या कार्यक्रम है, और लिखा है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में 15 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलेगा, ताकि बंगाल में एसआईआर के पक्षपातपूर्ण, मनमाने, भेदभावपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित आचरण पर अपनी गंभीर चिंताओं को औपचारिक रूप से दर्ज कराया जा सके। प्रतिनिधिमंडल हमारी स्पष्ट मांगे पेश करेगा और तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की मांग करेगा, खासकर इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग को हमारे बार बार दिए गए अभ्यावेदनों पर अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। तो जो तमाम मुद्दे हैं, जो तमाम शिकायतें हैं, उन शिकायतों को लेकर तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मिल रहा है चुनाव आयोग से। ममता बनर्जी भी उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल है। उनके नेतृत्व में 15 सदस्यीय ये प्रतिनिधिमंडल मिलेगा। कहा जा रहा है तृणमूल कांग्रेस की ओर से कि मुद्दे वही हैं जो अभी तक लगातार उठाए जाते रहे हैं और जिनका जवाब चुनाव आयोग से अभी तक नहीं मिल रहा है। हाँ बिल्कुल समीर जी, मुद्दे वही हैं जिनका चुनाव आयोग ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। और जवाब तो चुनाव आयोग खैर क्या देगा, क्योंकि चुनाव आयोग तो जो है उससे मांगा जा रहा है कि हलफनामा दो या राष्ट्र से माफ़ी मांगो। तो चुनाव आयोग ना देश से माफ़ी मांग रहा है, ना हलफनामा दे रहा है। तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चुनाव आयोग पर सवाल उठे हुए हैं। लेकिन चुनाव आयोग जो कर रहा है, और चुनाव आयोग ने खुद स्वीकार किया है कई चीज़ों को, और सुप्रीम कोर्ट में जाके बदल जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके कुछ कह देता है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट में जो एसआईआर पर सुनवाई चल रही थी उस पर सुरक्षित रख लिया गया है फैसला। वो फैसला कब आएगा और क्या आएगा इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन बहस पूरी हो चुकी है। इस बीच ममता बनर्जी जो है वो खुलकर जो है वो खेल नहीं है। और ये सूचना है समीर जी कि 28 जनवरी की देर शाम को एक याचिका ममता बनर्जी ने दायर की है, और वो याचिका उन्होंने मुख्य चुनाव अधिकारी जो हैं उनके खिलाफ और ज्ञानेश कुमार, इनके नाम जो है वो दायर की है। यानी ये नामजद याचिका जो है वो दायर की गई है। मुकदमा जो है नाम से डाला गया है। ममता बनर्जी एक नागरिक के तौर पर वहाँ उपस्थित होंगी, ये ममता बनर्जी पहले कहा भी था। तो अब देखना ये कि आज जब मिलने का समय तय हुआ है चुनाव आयोग से, और 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मिलेगा चुनाव आयोग से तृणमूल कांग्रेस का, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में, तब क्या बात होती है, बाहर आकर क्या बताते हैं अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, ये भी देखा जाएगा। चूँकि पिछली बार जब अभिषेक बनर्जी मिले थे तो उन्होंने बताया था कि ज्ञानेश कुमार थे वो उंगली दिखाकर बात कर रहे थे, और फिर वहाँ काफ़ी ज़्यादा हील हुज्जत जो थी वो ज्ञानेश कुमार से हो गई थी। तो ज्ञानेश कुमार किस तरीके से असंसदीय शब्दों का प्रयोग कर रहे थे ये भी उन्होंने अभिषेक बनर्जी ने बताया था, और कहा था कि उनका जो रवैया था वो बिल्कुल जो था वो सभ्यता के दायरे के अंदर नहीं था। तो अब ज्ञानेश कुमार ने तो इस पर कोई जवाब दिया नहीं है। तो जब तक ज्ञानेश कुमार इस पर कोई जवाब नहीं देते तब तक ये माना जाएगा कि अभिषेक बनर्जी सच बोल रहे हैं। वरना ज्ञानेश कुमार जो है वो हलफनामा देकर बताएं कि उन्होंने असभ्यता
सहायता नहीं की थी, और अगर की थी तो देश से माफ़ी मांगे, लेकिन अभी तक उन्होंने दोनों में से कोई काम किया नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी ने कल जो मतलब पहुंच गई थी, वो कोलकाता के हवाई अड्डे पर थी जब दिल्ली के लिए आ रही थी, तो उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए साफ तौर पर कहा कि बीजेपी जानती है कि वे बंगाल में हारेंगे, इसलिए वे SIR का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर उनमें हिम्मत है तो मैं उनसे अपील करूंगी कि वे चुनाव आयोग और एजेंसियों का इस्तेमाल करने के बजाय राजनीतिक और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ें। और उन्होंने दावा किया कि इसी तरह से अन्य राज्यों में भी चुनावी नतीजों को प्रभावित किया गया है। ये बिल्कुल, ये ममता बनर्जी ने कहा है कि यहाँ पर चुनाव जीतने की स्थिति नहीं दिखाई पड़ रही है, इसलिए SIR, चुनाव आयोग और तमाम एजेंसियों का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन चुनाव आयोग जिस तरीके से इन मुद्दों पर लगातार घिरा हुआ है, कई और राज्यों से भोपाल से अमलेंदु जी जो शिकायतें आई कि नाम कटवाने के लिए ऐसे लोग, उन लोगों का नाम कटवाने के लिए फॉर्म 7 का इस्तेमाल कर रहे हैं जो एक दूसरे को जानते तक नहीं है, और इसके पीछे एक बड़ी साजिश देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी ये चीज़ें बहुत व्यापक पैमाने पर देखने में आ रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव लगातार कई ट्वीट इस तरह से कर रहे हैं, कई लोगों के उन्होंने बयान इस तरह के शेयर किए हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट में, और ये भी कह रहे हैं कि इसको लोगों को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, अन्यथा बड़े पैमाने पर PDA वर्ग जो है, और यानी दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, उन लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, खासकर चिन्हित करके वोट काटे जा रहे हैं। ये अखिलेश यादव का आरोप है कि जो लोग बीजेपी के वोटर नहीं हैं, विपक्षी दलों को वोट देने वाले लोग, हाँ बिल्कुल, जो विपक्षी दलों को वोट देने वाले लोग हैं उनके वोट काटे जा रहे हैं। और समीर जी, जैसे हमने शनिवार को भी चर्चा की थी ग्रेटर नोएडा का, मैंने आपको बताया था कि एक जफर साहब है, उनका मेरे पास फ़ोन आया, उन्होंने बताया कि भाई उनकी ही सोसाइटी का एक व्यक्ति जो था वो उनके पूरे परिवार का नाम कटवाने के लिए उनकी BLO के पास पहुंचा फॉर्म 7 लेकर, और तो उन्होंने कहा कि भाई चूंकि वो BLO थी वो जांच कर चुकी थी, जाकर उन्होंने कहा था भाई ये तो लोग वहाँ मौजूद हैं, मैं इनको जांच करके चुकी हूँ। तो उसने फिर ERO से फ़ोन करवाया कि आप इनके फॉर्म ले लीजिए, बाद में आपको जो करना वो कीजिएगा। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं एक बार कंफर्म कर लूँ, चूंकि नंबर है उस पर उनका, तो मैं जैसे ही उन्होंने मिलाया वैसे ही वो उनसे फॉर्म छीन कर भाग गया। तो इस तरीके की घटनाएं भी जो है काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। तो यानी अब लोग पकड़े भी जा रहे हैं जो इस तरीके के काम कर रहे हैं। और एक BLO के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी वो पहुंचे ही थे। हम लोगों ने दो बार हमने उसकी चर्चा की थी, उनका विजुअल भी दिखाया था कि वो किस तरीके से बहस हो रही है। तो इस तरीके की चीज़ें बहुत सामने जो है आ रही हैं। तो ये इसके जरिए क्या करना चाहते हैं, ममता बनर्जी का आरोप ये है कि इसी के जरिए ये चुनाव जीतना चाहते हैं इस तरीके से। जी बिल्कुल, फॉर्म 7 के जरिए लोग तमाम मतदाताओं के नाम कटवाने का आवेदन दे रहे हैं। ये खबरें लगातार आ रही हैं और तमाम राज्यों से जहां पर SIR की प्रक्रिया चल रही है, उत्तर प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर आ रही है। क्या कह रहे हैं, अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है और एक मतदाता जिनका नाम काटने के लिए फॉर्म 7 का इस्तेमाल किया गया है उनका उन्होंने बयान भी टैग किया है, और देखते हैं ट्वीट में लिखा क्या है। और इस तरह के कई ट्वीट पिछले 2-3 दिनों के भीतर अखिलेश यादव कर चुके हैं और बहुत सारे लोगों के उन्होंने बयानों का भी जिक्र किया है। अपने वो ट्वीट में लिख रहे हैं कि SIR में फॉर्म जो ये 7 के माध्यम से जो भी कोई किसी और का नाम वोटर लिस्ट से कटवाने का गैर कानूनी अपराध करेगा उसके खिलाफ FIR लिखवाई जाए। ये लोगों की पहचान, जाति, सब्सिडी, काम, दुकान, कारोबार, नौकरी, संविदा, खेत, जमीन हड़पने का षड्यंत्र भी हो सकता है। इसीलिए हर मतदाता चौकन्ना होकर अपने वोट की जांच पड़ताल करे। समस्त PDA प्रहरी जुट जाएं और FIR लिखवाएं या कानूनी मदद के लिए पार्टी कार्यालय से संपर्क करें। वोटरों के नाम काटने में शामिल कोई भी गुनहगार बचना नहीं चाहिए, चाहे वो सत्ताधारी दल का बूथ स्तर का कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, पार्षद, विधायक, सांसद, मंत्री या फिर कोई भी अधिकारी। भाजपा और उनके संगी साथियों का भंडाफोड़ करने में जुट जाएं और PDA प्रहरी का कर्तव्य और मुस्तैदी से निभाएं। इसमें उन्होंने जो एक सज्जन का बयान टैग किया है, उनका वो बयान भी हम लोग सुनेंगे। लेकिन इस तरह की खबरें लगातार पूरे प्रदेश में आ रही हैं और केवल उत्तर प्रदेश नहीं, हम लोगों ने मध्य प्रदेश की कई सी और FIR लिखवाने के लिए गए ही थे। जीतू पटवारी गए हुए थे, उधर भोपाल में भी कांग्रेस के कुछ नेता गए हुए थे, मध्य प्रदेश में और दूसरे राज्यों से भी ये खबरें लगातार आ रही हैं। लेकिन वही बात जिसके लिए आज तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मिलने जा रहा है चुनाव आयोग से, कि चुनाव आयोग के पास शिकायतें की जाती हैं लेकिन वो संज्ञान नहीं लेता इन शिकायतों का।
हाँ, चुनाव आयोग इन शिकायतों का कोई संज्ञान नहीं लेता और बल्कि एक तरह से कहा जाए कि चुनाव आयोग खुद पार्टी बन जाता है, ये भी आरोप है। क्योंकि ममता बनर्जी और राहुल गांधी तो खुलकर कह रहे हैं कि ये चुनाव आयोग जो है वही पार्टी बना हुआ है और यही सब गड़बड़ी कर रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी समीर जी, उसमें सीधे सीधे ज्ञानेश कुमार पे हमला बोला था कि जो वोट चोरों के संरक्षक बने हुए हैं, ये राहुल गांधी का आरोप था। तो इसका भी कोई जवाब ज्ञानेश कुमार की तरफ से नहीं आया है। ना तो उन्होंने हलफनामा दिया है कि वो वोट चोरों के संरक्षक नहीं है और ना राष्ट्र से माफी मांगी है। तीसरा विकल्प कोई है नहीं, तो तीसरा विकल्प जो मिलेगा कहाँ से? तो ज्ञानेश कुमार जी को या तो राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए या फिर हलफनामा देकर कहें कि वो वोट चोरों के संरक्षक नहीं है। और अगर ऐसा नहीं करते तो राहुल गांधी का आरोप सही माना जाएगा। बिल्कुल। और इधर ममता बनर्जी ने बताया है, वो चुनाव दिल्ली पहुंच गई हैं, चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ उनकी मुलाकात है। क्या कुछ एजेंडा है, क्या बातें हैं, क्या शिकायतें हैं, सुनते हैं एक बार ममता बनर्जी को क्या कह रही हैं। So I am going to Banga Bhavan to see our people and to see the atrocities of this Delhi police. I will request the Home Minister not to behave like this. When you come to Bengal, we give you the red carpet, and when you came in Delhi, you give us a black carpet. We'll show you the black result. Please restrain yourself from the atrocities, from the torture of the Bengal people who have lost their lives, their family members against their family members. Don't show us the muscle. If nobody fight in this country, I will fight, our party will fight. This is for your kind information. Now I am going to see the Banga Bhavan only to give the assurance that please be safe and sound. Because they came to meet Delhi press. They will meet you tomorrow. They will show you that how they are being tortured. Don't you think media have the right to know? Tomorrow 3 o'clock there is a meeting. Media is being called. There is a press conference in Banga Bhavan. So there will be invited. So that you can meet the people. Because Delhi people doesn't know what they are doing in Bengal. Always they used to defend the Bengal. But they do not know what torture they are doing on. And that's why just now I got the information and I didn't change even my clothes. I'm just going as a house staying. And Abhishek was also used to do something work. I said, let go with us. So I'm going to Banga Bhavan. तो दिल्ली के वहाँ बंग भवन में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से बात की और आज मुलाकात करेंगी ज्ञानेश कुमार से, मुख्य चुनाव आयुक्त से। हालांकि ये भी है अमलेंदु जी की ममता बनर्जी को या टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल को ज्ञानेश कुमार समय दे भी देते हैं, दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं को तो जल्दी समय भी नहीं देते हैं। उनको ये पता है कि ममता बनर्जी को समय नहीं देंगे तो ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी हैं कि वो आकर चुनाव आयोग के दफ्तर पर ही धरना दे देंगी। हाँ बिल्कुल, चुनाव आयोग के दफ्तर पर आकर धरना दे देंगी और बवाल मचाएंगी खूब। ये जानते हैं ज्ञानेश कुमार, तो इसलिए उनको दे देते हैं। और जो शरीफ लोग मिलने आते हैं उनको उंगली दिखाकर बात करते हैं ज्ञानेश कुमार। और ये तो कई लोगों ने कहा है कि ये उंगली दिखाकर बात करते हैं। मनोज झा ने भी कहा था, मुझको ध्यान पड़ रहा है कि हमें मतलब व्यवहार जो था वो बहुत ख़राब था। तो अब इस तरीके का व्यवहार जो है। और दूसरी बात ये कि अभिषेक बनर्जी ने कहा कि तुमको जो है वो तो नियुक्त किया है मोदी और शाह ने, हम जनता से चुनकर आए हैं, तो हैसियत में रहो, यानी औकात में रहो। सीधी सीधी बात कि तुम जो हो वो मोदी और शाह के नियुक्त किए हुए हो और हम जनप्रतिनिधि हैं, तो प्रोटोकॉल में भी जो है वो ठीक से रहो, तमीज़ से रहो। मतलब एक तरीके से ये कहने का तात्पर्य था उनका। ये कहा तो नहीं कि तमीज़ से रहो, लेकिन तात्पर्य यही है कि तमीज़ से रहो। तो अब ये देखिए, तमीज़ से रहते नहीं रहते वो अलग का मसला है, लेकिन आप जो आपको काम मिला है, जिसकी आपने शपथ ली है, वो कम से कम आप जो है वो उस पर काम कीजिए, शपथ के अनुसार आप काम कीजिए। और आपका काम जो है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना है, वो कराइए, जो कि नहीं हो पा रहे हैं। जी बिल्कुल, वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है मतदाता सूची को बनाने के लिए नए सिरे से, उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अभी हम लोगों ने दिखाया था जो अखिलेश यादव का ट्वीट है, और उन्होंने पीडीए प्रहरी अपने उनको अलर्ट पे मोड पर रख दिया है और लगातार इस तरह की शिकायतें पकड़ में आ रही हैं, न केवल उनके जरिए बल्कि जिन लोगों
लोगों के नाम काटने के आवेदन दिए गए हैं, उनको उनकी शिकायतें भी आ रही हैं। और बहुत सारी जगहों पर कई उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो अलग अलग ज़िलों से लगातार बड़े पैमाने पर ऐसी शिकायतें आ रही हैं। ऐसा भी नहीं कि एक दो शिकायतें हैं। तो क्या वो जो एक वीडियो टैग किया है अखिलेश यादव ने, जिनका बयान उन्होंने उसमें अपने ट्वीट में लगा रखा है, उनको भी सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं, किस तरीके से फॉर्म 7 का दुरुपयोग किया जा रहा है। समस्त ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार। मैं देशभक्त राजकुमार पुत्र श्री परमानंद, ग्राम निवासी गुरसंडा। कल दिनांक 31/1/2026 को मेरे ग्राम गुरसंडा की बीएलओ संगीता यादव के द्वारा मुझे बताया गया कि आपके नाम से तहसील महोली में 63 फार्म नंबर 7 जमा किए गए हैं और 63 लोगों के वोटों पर आपत्ति दर्ज कराई गई है, जो मेरे समझ से बाहर है, जो कि मैंने नहीं किए हैं। ये मेरी छवि को धूमिल करने के लिए किया है किसी ने। और मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से आग्रह करता हूं कि ये मामला संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई की जाए। आज सुबह ही मैंने दिनांक आज 1/2/2026 को अपने थाना पिसाओं में जाकर इसकी जो है प्रार्थना पत्र इसके खिलाफ दे दिया है और ये रहा प्रार्थना पत्र। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये भाई उम्मीद करता हूं कि इसको संज्ञान में लेकर और उचित कार्रवाई की जाए। जिस किसी भी असामाजिक तत्व ने या किसी भी पार्टी से संबंधित किसी व्यक्ति ने यह काम किया है उसको सजा जरूर दिलवाई जाए। नमस्कार। तो ये किस तरीके से फॉर्म 7 का दुरुपयोग हो रहा है, बहुत साफ तरीके। अब ये देखिए अमलेंदु जी, एक ही पैटर्न पर, चाहे वो भोपाल में हो रहा हो, इंदौर में हो रहा हो, उत्तर प्रदेश में हो रहा हो, दूसरे राज्यों में हो रहा हो, लेकिन चुनाव आयोग को इन सारी बातों का पता नहीं है। और शिकायतें देखिए, ये व्यक्तिगत स्तर पर भी शिकायत दर्ज करा रहे हैं, राजनीतिक दलों की तरफ से शिकायतें जा रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग को लगता है कि उसके अलावा बाकी सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। हाँ, चुनाव को लगता है कि उसके अलावा बाकी सारे लोग जो है झूठ बोल रहे हैं समीर जी। और झूठ कौन बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, ये तो पता नहीं कौन झूठ बोल रहा है, कौन झूठ नहीं बोल रहा है। लेकिन चुनाव आयोग पे आरोप बहुत ज्यादा लग रहे हैं और ये 70 सालों में पहली बार है कि चुनाव आयोग पर इतने ज्यादा गंभीर आरोप लग रहे हैं। अभी अभी अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट किया है समीर जी, और इसी फॉर्म 7 को लेकर, और उन्होंने लिखा है कि माननीय न्यायालय संज्ञान ले। अपनी टीम से हम कहेंगे वो ट्वीट भी दिखा सकते हैं और आप बता सकते हैं। जी बिल्कुल, ये ट्वीट अभी जस्ट एक और ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने, उसको और अपील की है माननीय न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से, कि इस पर संज्ञान लिया जाए। क्योंकि सुनवाई एसआईआर पर पूरी हो गई है, लेकिन उसके बाद भी जो शिकायतें आ रही हैं उनको लेकर, और लिख रहे हैं कि भाजपाई घपलेबाज खुद से फॉर्म 7 छापकर नकली हस्ताक्षर करके पीडीए समाज के वोटरों, विशेष रूप से अल्पसंख्यक समाज का वोट कटवाने में लगे हैं। हम हर पत्रकार से अपील है, अपना मीडिया धर्म निभाएं, लोकतंत्र बचाएं। जो भी मीडिया वो चाहे, गांव मोहल्ले स्थानीय स्तर का हो या जिले मंडल राज्य स्तर का, अगर वो ये खबरें दिखा रहा है और लोकतंत्र के चौथे खंभे की सार्थक भूमिका निभा रहा है, तो हम उसके साथ हैं। सिवाय निर्वाचन आयोग के ये बातें सबको पता है। हमको बार बार अपील करने पर भी, हमारे बार बार अपील करने पर भी एसआईआर में फॉर्म 7 की ये धांधली रुक नहीं रही है। फॉर्म 7 का दुरुपयोग एक बहुत बड़ा अपराध है। इसके गैर कानूनी इस्तेमाल की क्या सजा हो सकती है, इसके बारे में चुनाव आयोग विज्ञापन प्रकाशित करे और भाजपाई और उनके संगी साथियों को चेतावनी दे। हमारे पीडीए प्रहरी और जागरूक वोटर तो इस फर्जीवाड़े के भंडाफोड़ का प्रयास कर ही रहे हैं। चुनाव आयोग भी अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए आगे आए। कहीं ऐसा न हो कि मुख्य चुनाव आयुक्त को चेताने के लिए कोई उनका ही नाम फॉर्म 7 का इस्तेमाल करके साफ कर दे। स्पष्टीकरण अपेक्षित। चुनाव आयोग किसके साथ योग कर रहा है? पुनः आग्रह सभी न्यूज़ चैनल अखबारों से अपील है कि वो इस महाघोटाले का पर्दाफाश करेंगे। उन्होंने बहुत सारे लोगों को टैग भी किया है, तमाम मीडिया संगठनों को, एजेंसियों को टैग किया है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है अमलेंदु जी कि सबको पता है क्या हो रहा है, कैसे दुरुपयोग हो रहा है, सिवाय चुनाव आयोग के। वही बात हम लोग बार बार कह रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग भी यही बात कह रहे हैं कि सिर्फ चुनाव आयोग के अलावा सबको पता है कि कहाँ क्या घपला हो रहा है, लेकिन चुनाव आयोग को नहीं पता है कि अगर चुनाव आयोग को नहीं पता है कि कहाँ क्या घपला हो रहा है तो हलफनामा देके कहे जी हाँ कि घपला नहीं हो रहा है, वरना राष्ट्र से माफी मांगे। या ये जितनी शिकायतें आ रही हैं सारी झूठी हैं। सारी शिकायतें झूठी अब मान लीजिए चुनाव आयोग को नहीं पता है, तो इन शिकायतों के आधार पर वो पता तो कराए, कम से कम वेरीफाई तो करे कि हाँ ये शिकायतें सही हैं कि गलत है। बिल्कुल बिल्कुल, ये शिकायतें कहाँ हैं तो ये मालूम तो पड़े कि शिकायतें कौन कर रहा है, कौन झूठी शिकायतें नहीं कर रहा है। मान लीजिए लोग झूठी शिकायतें भी कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई हो फिर, अगर झूठी शिकायतें कर रहे हैं। अब वो जिनका पोस्ट किया उन्होंने वीडियो, वो सज्जन कह रहे हैं कि भाई मेरे गांव के जो है 60 नाम काटने के लिए मेरे नाम से कर दिया गया, फॉर्म 7 भर दिया गया और मुझे मालूम ही नहीं, उनको पता ही नहीं, उसको पता ही नहीं है। और भोपाल की हम लोगों ने दिखाया था
कि 9,000 जो थे नाम काटने के लिए फॉर्म 7 भर दिया गया, और जिन्होंने फॉर्म भरे वो जिसके नाम काटे जा रहे हैं उसको नहीं जानते, जिसका नाम काटा जा रहा है वो उसको नहीं जानता जिसने नाम कटवाए। तो ये ऐसे कैसे हो रहा है? बिल्कुल, उसको भी अगर हम लोगों ने हालांकि दिखाया था, अगर एक बार उसको कोशिश करेंगे कि फिर से दिखाएं कि वहाँ पर मध्य प्रदेश के जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, वो FIR दर्ज कराने गए, लेकिन FIR दर्ज भी नहीं की जा रही है। क्यों नहीं दर्ज की जा रही है? FIR तो दर्ज होनी चाहिए। इसका मतलब जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि संगठित तरीके से ये काम किया जा रहा है और उसमें लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो दूसरों के नाम पर फॉर्म 7 भर रहे हैं और दूसरों का नाम कटा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, दूसरों के नाम कटा रहे हैं, तो ये साफ तौर पे देखा जा रहा है समीर जी। और ये जो है वो इसको लेकर जीतू पटवारी जो हैं वो गए थे FIR दर्ज कराने के लिए। वो विजुअल हम लोग फिर से दिखा सकते हैं कि जीतू पटवारी जो थे गए और किस तरीके से वहाँ हीला हुज्जत जो थी वो पुलिस के अधिकारियों के साथ हो रही थी। FIR उस समय तो दर्ज नहीं हुई, लेकिन उनका था कि दर्ज नहीं होगी तो हम धरने पर बैठ जाएंगे, और जहाँ भी कोई भी BLO अगर बीजेपी के नेताओं के साथ मिलकर वोट काटने की कोशिश करेगा तो हम उसको खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे, ये उनका था। और टीकाराम जूली जो विधानसभा में राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका भी हम लोगों ने बयान सुनवाया था कि वो कह रहे हैं कि विधानसभा में भी ये आवाज़ नहीं उठाने दी जा रही है। तो ये अब उत्तर प्रदेश में भी सीधे कह रहे हैं अखिलेश यादव, किस तरह की शिकायतें मिले तो FIR दर्ज कराई जाए और ये इस मामले को उठाया जाए, क्योंकि कैसे संगठित तरीके से लोगों के वोट कटवाने के लिए ये पूरा का पूरा एक गैंग की तरह से काम कर रहा है। देखते हैं किस तरीके से वहां जीतू पटवारी जब गए थे तो वहां क्या कुछ हुआ था, किस तरह से FIR दर्ज करने से पुलिस के लोग मना कर रहे थे, बातें हो रही थी। लेकिन ये बड़ा मसला बन गया है कि जानबूझकर फॉर्म 7 का इस्तेमाल किया जा रहा है दूसरों के जरिए, यानी मैं किसी का फॉर्म भर रहा हूं किसी का नाम कटवाने के लिए, न तो मुझे पता है और जिसका नाम कटवा रहा हूं मैं न उसको पता है। उसको भी नहीं पता है, और ये सब किया जा रहा है। और एक जो सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है एक किसी की बातचीत का, तो वो कह रहे हैं कि भाई आपने जो है हम फॉर्म भर दिया है हमारे नाम से, मतलब आपने हमारा कटवाने के लिए। तो कह रहा है कि मैंने तो पार्टी का काम किया। उसने कहा किसी भी पार्टी का काम किया हो भाई, पार्टी का काम अपनी जगह है, मगर आपने हमारा नाम क्यों कटाया? तो बाबा कह रहा है कि मैं तो बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, मैंने तो पार्टी के कहने से किया, पार्टी का काम किया है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। और अभी हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते उसकी, लेकिन वो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है। तो इस तरीके की तमाम चीजें सामने आ रही हैं। ये बिल्कुल सामने आ रही है, यानी जो षड्यंत्र किया जा रहा है उसके ये प्रमाण दिखाई पड़ रहे हैं और चुनाव आयोग नहीं सुन रहा है, और इस तरह का जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ शिकायत भी नहीं दर्ज की जा रही है। देखते हैं जीतू पटवारी जब गए मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष तो क्या कुछ हुआ उनके साथ। वहां कई लोगों के साथ गए हैं, शिकायतकर्ता के साथ गए हैं जिनका नाम कटवाने के लिए एप्लीकेशन दिया है, वो भी साथ में है, लेकिन पुलिस के लोग FIR नहीं दर्ज कर रहे हैं। देख लेते हैं क्या किस तरीके से बहस हुई पुलिस के साथ जीतू पटवारी की। निर्वाचन में जो SIR हो रहे हैं उसके संदर्भ में इसका हमने ये वेबसाइट चुनाव आयोग की से लिया है। दो बातें हैं। SIR का मूल उद्देश्य क्या है कि निर्वाचन नामावली शुद्ध हो, इसमें जो नाम रहे वो आए। फॉर्म 7 में उल्लेखित है, जो भैया ने बताया कि फॉर्म 7 का उपयोग करना है। फॉर्म 7 से उपयोग क्या हो रहा है कि जो व्यक्ति यहाँ नहीं रहता है और उसका फिर भी निर्वाचन नामावली में नाम है, यानी कोई भी नागरिक उस विधानसभा का उस पर आपत्ति ले सकता है। पर ऐसी स्थिति में गलत और भ्रमित जानकारी से उसका नाम कटाने का षड्यंत्र करेगा, यह आपराधिक एक तरह से कृत्य है, अपराध है। इसके खिलाफ कानूनन उसको 1 साल की सजा मिल सकती है या कोई किसी प्रकार का उस पर दंड लग सकता है। ये फॉर्म 7 में ही उल्लेखित है। कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं जिस बूथ पर BLO 2 हूँ उसी बूथ का ये मैं रिकॉर्ड लेके आया हूँ। इसमें दो लोगों ने अपराध मिलके किया। एक किया BLO ने, जो सरकारी कर्मचारी है, उसने सीधे नोटिस इसके ये फॉर्म का जब फॉर्म भरते हैं तो इस फॉर्म को सत्यापित किया जाता है कि हाँ जो जानकारी मिली इस पर हमें भरोसा है, और उसको उन्हें एक्सेप्ट किया। और एक्सेप्ट के बाद फिर दूसरा एक फॉर्म दिया जाता है, जो परिवार के लोग जो वोटर लिस्ट में हैं उनको कहा कि आपका कि जो आवेदन आया है इसको हमने स्वीकार किया, आप इस हिसाब से भारत के नागरिक नहीं हो, फिर सत्यापित करो हो तो। यानी इसका मतलब है उसको परेशान किया गया। पहले जब SIR की प्रक्रिया चल रही थी, इनसे 7, 11, 12 तरह के एविडेंस लिए गए थे कि ये सब नागरिक है, और BLO नहीं लिए थे। तो चूंकि ये पूरा दुर्भावना से हो रहा है,
किसी भी तरह के नफरत से हो रहा तो एफआईआर लिखाने आए हैं। एफआईआर लिखाएंगे, आवेदन नहीं देंगे। अगर एफआईआर नहीं लिखोगे तो हम यहाँ धरना देंगे। ये आपको मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, एफआईआर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ता इस तरह का अपराध कर रहे हैं। जो वोट चोरी का मामला है, जो राहुल गांधी उठा रहे हैं, जो वोट चोरी से सांसद बना रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, यहाँ विधायक जीत रहे हैं। इंदौर शहर में 5 लाख के लगभग नाम कम हुए। मतलब ये वोट चोरी से नाम बढ़वाए गए थे, उससे ये चुनाव जीते। अब ये सत्यापित हुआ। तो ये किस तरीके से फॉर्म 7 का दुरुपयोग हो रहा है, लोगों के नाम मतदाता सूची से कटवाने के लिए बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप लग रहा है कि वो फॉर्म भरकर जमा कर रहे हैं और उस फॉर्म को स्वीकार भी किया जा रहा है। तो ये एक बड़ी साजिश चल रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, चाहे राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में। और एफआईआर भी इस फ्रॉड, इस फर्जीवाड़े के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज नहीं की जा रही है, ये आरोप लगा रहे हैं जीतू पटवारी। और यही बात अखिलेश यादव भी उठा रहे हैं। बजट सत्र चल रहा है, निश्चित तौर पर इस बजट सत्र में भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा। वहाँ पर पहले से ही ये कहा जा रहा था कि बहुत ज़रूरी मुद्दा है, लेकिन सुनवाई की इस पर चूंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, अब तो वहाँ पर ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है। लेकिन संसद में भी इस पर चर्चा की मांग की जा रही है। और जिस तरह से तमाम ऐसे मामले अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं, उनको देखते हुए संसद में और भी कई मांगे की जा रही हैं, वहाँ पर प्रदर्शन भी हो रहे हैं। लेकिन इस पर बात करेंगे। बजट पेश हुआ है, बजट पर क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लेकिन एक बड़ी खबर अभी महाराष्ट्र से भी आ रही है। लगातार वहाँ अजीत पवार की जो विमान हादसे में जान गई है, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और इसको लेकर क्यों सीधा निशाना साधा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, और क्या कुछ कहा है संजय राउत ने, जो शिवसेना के नेता हैं, उनको सुनते हैं। उसमें क्या है, देखो उनकी पार्टी है, वो पार्टी की उनके जो पति थे अजीत दादा पवार बड़े नेता थे, पार्टी उनकी खुद की थी, उनके एमएलए है, बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल है, तो ये उनके पार्टी का निर्णय है। किसको डिप्टी सीएम बनाना है या किसको मंत्री बनाना है, ये उनका निर्णय होता है। लेकिन मैं जरूर प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करूंगा। ये सुनेत्रा अजीत पवार को उसने बधाई दी और कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर सकती हो और महाराष्ट्र को आप आगे लेकर जाएगी। ये मैं इसलिए कहूंगा कि अब तक मोदी जी हमेशा परिवारवाद के खिलाफ, महाराष्ट्र में जिसको हम घराणेशाही बोलते हैं, जब मुंबई में आएंगे अमित शाह जी और मोदी जी, तो ये ठाकरे का परिवारवाद है, ये विलास साहब देशमुख का परिवारवाद है, ये उसका परिवारवाद है। लेकिन अब ये परिवारवाद का जो उनका आरोप प्रत्यारोप है, उसमें से उनको आज मुक्ति मिल गई, मोक्ष मिल गया। जिस तरह से मोदी जी ने सुनेत्रा अजीत दादा पवार का स्वागत किया है, उनको आशीर्वाद भी दिया है, तो अब तक जो परिवारवाद जो बोलते थे ये लोग, तो उनको मुक्ति मिल गई, ऐसा लगता है मुझे। तो एक अनुभव नहीं है सुनेत्रा जी को, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी क्षमता बढ़ाएगी और अनुभव भी आ जाएगा। तो ये संजय राउत सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को जबरदस्त घेर रहे हैं अमलेंदु जी, और ऐसा उनकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे प्रधानमंत्री की एक बड़ी इच्छा पूरी हो गई। हाँ, ऐसा लग रहा है प्रधानमंत्री को बड़ी इच्छा पूरी हो गई हो। और हालांकि ये तंज कसा है उन्होंने कि प्रधानमंत्री को जो है मोक्ष मिल गया। हाँ। मोक्ष मतलब कि आपको अब आप आके परिवारवाद की बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपने परिवारवाद के नाम पर ही जो है ये जो है वो कर दिया है आपने, मतलब उनको बना दिया है, ये साफ तौर पर कहा है तो उन्होंने। तो अब ये देखना है कि क्या है। और इधर ममता बनर्जी की एक बड़ी खबर आ रही है समीर जी। ममता बनर्जी ने बहुत गंभीर आरोप लगाया है, और ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाया है
है वो ममता बनर्जी ने कहा है कि बंग भवन में, दिल्ली का जो मतलब बंग भवन है जहां ममता बनर्जी रुकी हुई हैं, वहां सेंट्रल और दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है और वे कमरों की चेकिंग कर रहे हैं और ये देखने के लिए तलाशी ले रहे हैं कि कौन आया है जो करने का उन्हें हक नहीं है। ये तो बहुत गंभीर आरोप है और चूंकि ममता बनर्जी वहां आई हुई है, आज उनको मिलना है चुनाव आयोग से, उनके साथ 15 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल है बंग भवन में ही, जाहिर सी बात है कि ज्यादातर लोग वहीं पर रुके होंगे चूंकि वो पश्चिम बंगाल के लोगों के रुकने के लिए, चाहे वो सरकारी अधिकारी आए, मंत्री आए, उनके लिए वहां पर दिल्ली में एक जगह है। वहां अगर पुलिस के लोग जा रहे हैं, ये आरोप लग रहा है तो बड़े गंभीर आरोप है। और सुनते हैं क्या कहा है ममता बनर्जी ने। सेंट्रल पुलिस, दिल्ली पुलिस दिए भर्ती कर दिए, देखছে ঘরে ঘরে খুঁজে কে কে এসছে, এটা ওরা করতে পারে না। They don't have any right to search room to room in Bango Bhavan that which people are staying from Bengal. This is our Bhavan, and you will appreciate 150 people died because of SIR, and their family members, out of that few family members came to raise their voice, and there are some people who are alive, but SIR case, election commission declared them dead. They have died. On protest of that, they came to raise their voice. If they are permissible, we will appeal, then they can go, they can meet some people. But don't think that they will give us the guidelines for the agitation. तो ये बहुत गंभीर आरोप है कि कैसे वहां पर दिल्ली पुलिस और सेंट्रल पुलिस के लोग वहां तलाशी ले रहे हैं और एक एक कमरे की तलाशी ले रहे हैं। ये बहुत गंभीर आरोप ममता बनर्जी ने लगाए हैं। और चूंकि ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और कई लोग वहां पर रुके हुए हैं, इस समय संसद का भी सत्र चल रहा है, बहुत सारे सांसद भी वहां पर या उनसे मिलने आए हुए लोग रुकते हैं, राज्यों की विधानसभा के सदस्य आकर रुकते हैं वहां पर, लेकिन उनके घरों की तलाशी अगर ली जा रही है और खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पर हैं, आज उनका अपॉइंटमेंट है ज्ञानेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनसे मिलने के लिए, ये तो बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है ममता बनर्जी ने। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा गंभीर आरोप है समीर जी, और ये ममता बनर्जी का जो आरोप है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ममता बनर्जी क्या कह रही हैं, ये ममता बनर्जी ने बहुत गंभीर आरोप लगाया है और ये विजुअल हम लोग देख रहे हैं, आरोप ही नहीं है, वो खड़े होकर वहाँ बात भी कर रही है, पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई, ये साफ तौर पर दिखाई भी पड़ रहा है। तो अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा गलत है, ये साफ तौर पे समझा सकता है। ममता बनर्जी एक बार देखते हैं कि क्या बात उनकी, क्या उनसे जो बहस चल रही है उसको भी, और क्या बातें हो रही हैं, पुलिस के लोग उनको क्या जवाब दे रहे हैं। क्या हुआ आप लोगों ने क्या कर रहा है इधर में? दिल्ली पुलिस से क्यों आप लोग थ्रेट कर रहा है? क्या किया है? अब इधर में रुको, अब तू इधर में से भाग क्यों रहा है? भाग क्यों रहे? देखिए भाई, हम नमस्ते करके कहते हैं, आप लोगों को जैसा भाई बहन है, हमारा भी भाई बहन है। अगर कोई लोगों को घर में कोई आदमी को डेथ हो गया SIR में, वो लोग बच्चा लेके वो सुप्रीम कोर्ट का पास बात करने के लिए आए। हमारा पास प्रेस मीडिया है, मीडिया के साथ मिक्स करने के लिए आया। हम कोई एजुकेशन नहीं करने के लिए आया। अगर हम एजुकेशन करते तो आप लोगों को हम दिमाग खराब कर देते। अगर आप हमको कुछ ऐसा करेंगे बेइज्जती, तो हम भी इज्जत का सब काम लेना जाता है। लेकिन आप मेहरबानी करके इसको बात सुन के हमारे लोगों को हैरान मत करो। ये लोग क्या रास्ता पे रुकेगा, सड़क पे रुकेगा? नहीं तो आपको घर में लोग जायगा दीजिए, हम भेज देता है। एक ठीक नहीं है। आप जो जगह में लोग रहता है, आप उधर में जाके सब सुबह से तंग किया है। मैं देखो घर का कपड़ा पड़ के चलाया, इसी के लिए हमको रुक नहीं सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट परमिशन देगा, हमने फाइल किया है केस, तो पैरेक्ट कर सकता है। जो जिंदा है, आप सोचो, अगर कोई जिंदा है उसको लिस्ट में डेथ बोल दिया, लेकिन 150 आदमी को डेथ हो गया, उसको घर में परिवार को देखने कोई नहीं है। आपको ऑफिसर भी बहुत मर चुका, आपको ऑफिसर को भी चेक कर रहा है।
ऐसे देश नहीं चल सकता है। हम तो इंसाफ के लिए, इंसानियत के नहीं किया है, दलाली मत करो। दिल्ली पुलिस को इधर में देखो बास करके ले आया। हमारा जो लोग बंगाल से आया उसको सता रहे हैं, उसको टॉर्चर कर रहा है, घर घर में जाके खून ढूंढ रहा है। कोई आया कोई नहीं आया, क्यों नहीं आएगा? अगर जिसको आदमी को डेथ हो गया है वो नहीं आ सकता है, मीडिया को नहीं बता सकता है। वो लोगों का हक है आने का। वो क्या इंडियन का नागरिक नहीं है? जो लोग जिंदा है उसको मृत बना दिया, डेथ बना दिया। इसी के लिए थोड़ा से लोग आया, ज्यादा से नहीं आ पाए कि हमारा भी ऐसा चल रहा है, हम भी बिजी है, हमारा भी बजट सेशन चल रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस का हरकत देखो। हम दिल्ली पुलिस को गाली नहीं देंगे कि उसका फॉल्ट नहीं है, लेकिन आप लोग पूरा देखो, पुलिस को दिखाने दो। आप लोग तो बैरिकेड कर दिया उसको। आप लोग प्लीज मेहरबान करके आप लोग हटा दो, थोड़ा साइड हो जाओ। आप न्यू पुलिस को साइड कर रहे हैं। प्लीज प्लीज देखिए सब दिल्ली पुलिस को लेके आया, जिधर में हमारा लोग है, एक पूरा बॉस भर्ती करके ले आया। देखो आप पुलिस को दिखाइए, हमको बॉल दिखाइए, पुलिस को दिखाइए, कैमरा उधर दिखाइए। कोई सुरक्षा के लिए नहीं है, कोई सुरक्षा के लिए नहीं है। देखिए और पुलिस में आई हुई है हमारे लोगों को सताने के लिए, क्या सुरक्षा के लिए है? कोई सुरक्षा लोग नहीं देता है। एक क्या कोई तरीका है कि हमारा लोग अगर बंगाल से कोई आए तो हमारा बंगो भवन जो हमारा है उधर में जाके वो लोग छठ करे? ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट के हमारे केस चल रहे हैं, जुडिशियरी के ऊपर हमारा आस्था है, हमारा केस, हमारा इलेक्शन कमीशन में मीटिंग है। तो ये लोगों को सोचना चाहिए था कि हम ऑफिशियल अपॉइंटमेंट लेके आए हुए हैं। 150 आदमी को डेथ हो गया है, उसका परिवार बात नहीं कर सकता है मीडिया के साथ। हमारा बहुत सारे परिवार आया जो जिंदा है, जिसको मौत दिखाया वोटर लिस्ट से हटाने के लिए, उसका हक छीनने के लिए। तो इसी के लिए मैं जब सुना मैं चला, जिधर जिधर में वो है उधर में दिल्ली पुलिस भेज दिया है। जब दिल्ली में एक्सप्लोजन होता है तो तब दिल्ली पुलिस कहाँ रहता है? हम दिल्ली पुलिस को ब्लेम नहीं करेंगे, हम तो ब्लेम करेंगे उसको जो माथा पे है, उसको हिमालयन इनकॉम्पिटेंस है, देश को सुरक्षा नहीं दे सकता है, बंगाल को ऊपर टर्चर करते हैं, आम जनता को ऊपर टर्चर करते हैं और एसआईआर का नाम पे सत्यानाश कर रहे हैं। इसी के लिए उनका घर में भी माँ है, बहन है, भाई है। दिल्ली पुलिस ऐसा नहीं है, हम उसको नहीं करेंगे, वो तो इंस्ट्रक्शन पे आई हुई है। क्यों घबराहट है दीदी? दिल्ली घबरा गया है, इसी के लिए हम आते हैं तो घबरा जाता है। कितने परिवार? हम 2 साल ज्यादा नहीं आए भाई, ज्यादा आने से तो हम लाखों लाखों लेके आ सकते थे। मैं सिंबॉलिक 50 परिवार है जिसको जिंदा है लेकिन उसको मौत दिखा दिया। ओके, और 50 ले आया जिसको एसआईआर में डेथ हो गया है। तो ये दीदी चुनाव आयोग में भी लेके जाएंगे आप इनको? चुनाव आयोग में तो सब नहीं जाएगा, जी। कल प्रेस को मीट करेगा। कल प्रेस को मीडिया है, मीडिया का साथ वो लोग मीट करेंगे, उसको दिखाने के लिए हम ले आया जी। कि आप देखो, अब तो दिल्ली का प्रेस तो गोदी मीडिया है, आप लोग तो सच बात नहीं कहते हैं। जाने दो, थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों को आयोग से क्या कहेंगे हम अभी नहीं कह सकते हैं, जब जाएंगे तब। कोई चीज का कोई तरीका होता है, इंस्टीट्यूशन को हम डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम पॉलिटिकल बात, हम हमारा बात कर सकते हैं। ये परिवार के लोग कब मीडिया से बात करेंगे? कल करेंगे, कल 3 बजे हम आप लोगों को बुला लेंगे। लेकिन आप सोचो, ये लोगों को जाग जाके ढूंढकर उसको सताना, उसको टॉर्चर करना, उसको एट्रोसिटीज करना, ये क्या तरीका है? सुरक्षा दिल्ली पुलिस किसी को नहीं दे सकता है। दिल्ली तो एक जमींदार का जमींदारी चल रहा है,
दिल्ली में जमींदारी चल रहा है, गरीब लोगों को लिए कोई जगह नहीं है। क्या इनको तो ये जबरदस्त हंगामा इस समय वहां पर चल रहा है। ममता बनर्जी उन लोगों को अपने साथ लेकर आई हैं, अमलेंदु जी, पश्चिम बंगाल के, जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं, और ये कह रही हैं कि वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। हालांकि बता भी रही कि वो लोग चुनाव आयोग से मिलने नहीं जाएंगे, मिलने के लिए जो डेलीगेशन वहां पर डेजिग्नेटेड है वही जाएगा, लेकिन इनको हम मीडिया के सामने लेकर आए हैं। और किस तरीके से बहुत गंभीर आरोप है कि वहां एक एक जगह की तलाशी ली जा रही है और लोग वहां पर बैरिकेड, उनका रास्ता रोक दिया गया है, जबकि उनका वहां पर मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ आज मीटिंग है, मुलाकात है। हाँ, साफ तो दिख रहा है, और वो मतलब देखा जा सकता है जैसे कैमरा जो पुलिस कर्मियों की तरफ घूमता है तो वो एकदम से भगदड़ सी मचती है पुलिस कर्मियों में। ममता बनर्जी को भी मालूम था, तो अपना पूरी तैयारी से है, वो से है, माइक लेके, कैमरा, अपना कैमरामैन लेके, मीडिया वालों पे भरोसा नहीं है। और ये ममता बनर्जी ने खुद लाइव किया है। जी हाँ, खुद लाइव किया है, खुद लाइव किया। उनके पेज से हम लोगों ने उनके पेज से हम लोगों ने लिया है, तो उसको उन्होंने खुद लाइव किया है। तो ये वो खुद लाइव कर रही है, मीडिया ने किसी ने नहीं दिखाया अभी तक, लेकिन ममता बनर्जी अपने पेज पर उसको खुद लाइव कर रही है, पूरा इंतजाम लेके खुद चल रही है। और मीडिया वालों से कह रही है आप लोग दिखाते तो है नहीं, दिखाइए इनको, पुलिस वालों को। तो उन्होंने कहा कि बड़ा गंभीर आरोप मीडिया पे भी लगाया कि दिल्ली का मीडिया तो गोदी मीडिया है। हाँ, दिल्ली का मीडिया गोदी मीडिया, ये साफ आरोप भी लगाया। और सब सुन रहे हैं खड़े होकर, बेचारे क्या करें, उनकी क्या गलती है? बिल्कुल, मतलब उनकी गलती क्या है? वो तो जहाँ काम पे भेजा था काम पे चले जाते, दिखाना ना दिखाना तो संपादकों के, मालिकों के हाथ में है। संपादकों भी की क्या औकात है? मालिकों के हाथ में सब कुछ है। संपादक तो नाम के ही होते हैं, सबके नाम के आगे संपादक लगा होता है, हाथ में कुछ नहीं होता है संपादकों के, सब मालिकों के हाथ में होता है। तो अब उनकी भी गलती नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी पूरी तैयारी के साथ आई हैं, और पूरी तैयारी के साथ जो ममता बनर्जी यहाँ मोर्चा संभालती हुई दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक भी है समीर जी, और बहुत ज़्यादा निंदनीय है कि आप ममता बनर्जी यहाँ रुकी हुई हैं, आप वो पूरा प्रेमिसाइज जो है वो आप पुलिस से घिरवा लेते हैं, और उसकी तलाशी, एक तरीके से जासूसी, किसी की भी जासूसी करना, ये तो बहुत गंभीर आरोप होते हैं, और आप वो आरोप लगा रही हैं। वो आरोप लगा रही हैं, वो बता रही हैं कि हम उन लोगों को लेके आए हैं जिनको चुनाव आयोग ने बता दिया कि ये मर गए, उनका नाम काट दिया, वो जिंदा है। तो इसीलिए क्या ये अब ये चुनाव आयोग ने भेजा है कि बीजेपी ने भेजा है, नहीं मालूम किसने पुलिस को भेजा है। ये तो जो पुलिसकर्मी पहुंचे वो जानते होंगे, और ममता बनर्जी जानती होंगी किसने भेजा है, जो वो आरोप लगा रही हैं। लेकिन इस तरह की चीजें अगर हैं तो ये बहुत ज्यादा निंदनीय है और चिंतनीय है। ये बिल्कुल, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, और ममता बनर्जी वहां पर जाने के बंग भवन जा रही हैं, चुनाव आयोग जाएंगी, वहां उनका मुलाकात का कार्यक्रम है, लेकिन किस तरीके से जहां वो रुकी हुई है वहां पुलिस की बैरिकेडिंग है, और ये कह रही हैं कि जो लोग आए हुए हैं और जहां रुके हुए हैं उन सारे घरों की, उन सारी जगहों की तलाशी ली जा रही है। पुलिस ने रास्ता रोका है, ये देखा हम लोगों ने, उन्होंने खुद अपने फेसबुक पेज पर शायद ये पूरा का पूरा उन्होंने लाइव कर रही हैं और बता रही हैं कि कैसे उनको रोका जा रहा है, वहां जाने नहीं दिया जा रहा है, जबकि मुलाकात का उनके समय निर्धारित है। बहरहाल, और इससे ठीक पहले हम लोग बात कर रहे थे जिस तरह से महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में वहां अजीत पवार की विमान हादसे में जो मृत्यु हुई है उसको लेकर लगातार सवाल उठने अभी जारी हैं और जांच की मांग की जा रही है। वहां अनिल देशमुख हैं जो एनसीपी के नेता हैं, वो भी इस बात को कह रहे हैं और कह रहे हैं कि 10 दिन के बाद में अभी बहुत सारी बातें कहूंगा। एक बार सुनते हैं अनिल देशमुख को क्या कह रहे हैं। की जो दुर्घटना हुई है उसके ऊपर अब अजीत पवार के पार्टी के ही लोग कुछ आशंका व्यक्त कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या कैसे देखते हैं इस बयान को आप? ऐसा है कि जो विमान की दुर्घटना हुई उसकी वजह जो बताई गई कि विजिबिलिटी कम थी करके, लेकिन जो वीडियो लिए गए वो वीडियो इतने दूर से लेने के बाद में ये एकदम साफ दिखते कि किस प्रकार से प्लेन जा रहा था, जाते जाते लैंड होते टाइम कैसे टिल्ट हो गया और कैसे क्रैश हो गया। तो करके काफी लोगों को शंका है कि इतनी क्लियर विजिबिलिटी होने के कारण, विजिबिलिटी का जो कारण बताया जाता है क्रैश का, करके काफी लोगों को शंका है। लेकिन अभी ऐसा है कि ब्लैक बॉक्स जो है, ब्लैक बॉक्स मिल गया है, उसकी जांच होगी, जो तज्ञ मंडली है उसकी जांच करेंगे और जांच में सब चीजें सामने आएंगी। तो जांच में चीज़ें सामने आएंगी, जांच की जानी चाहिए, आशंका, हादसा और ये षड्यंत्र क्या कुछ है वो पता लगना चाहिए। लेकिन बता रहे हैं कि जो परिस्थितियां थीं उनमें हादसे की संभावना नहीं दिखाई पड़ती है, हादसे की गुंजाइश नहीं दिखाई पड़ती है, और ये बड़ा सवाल